नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा, बीजेपी के कई नेता अभी भी मेरे संपर्क में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कई नेता उनके संपर्क में हैं और कुछ ही समय में चीजें सामने आएंगी। रविवार को एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, बीजेपी के कई नेता अभी भी मेरे संपर्क में हैं और वर्तमान शिवराज सरकार को जल्द ही इसका सामना करना पड़ेगा। साथ ही कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि राज्य में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। कमलनाथ ने दावा किया कि उपचुनाव के बाद राज्य में बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के तमाम आरोपों का भी जवाब दिया जो बीजेपी ने उनकी सरकार जब सत्ता में थी उसको घेरने का काम कर रही थी। कमलनाथ ने कहा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे और यदि सरकार नहीं जाती तो कोरोना नियंत्रण को लेकर हम दूसरे प्रदेशों से आगे होते। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कोरोना के चलते आईफा वार्ड को स्थगित करने का फैसला लिया था। साथ ही प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए टेस्ट लैब को चिन्हित किया गया था। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्य सचिव और कलेक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के कोरोना नियंत्रण के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार के समय लिए गए किसान कर्ज माफी के फैसले को जारी रखने और 1 जून से 6 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। कमलनाथ ने निमाड़ और मालवा में सब्जी पैदा करने वाले किसानों के संकट पर उनकी मदद की जरूरत बताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले, उपचुनाव के बाद नहीं टिकेगी बीजेपी सरकार, 20 से 22 सीटें जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को मीडिया से रूबरू हुए। कमलनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। कमलनाथ ने इस बात का भी दावा किया कि उपचुनाव के बाद यहां बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को बीजेपी के उन तमाम आरोपों का भी जवाब दिया जिसके जरिए बीजेपी उनकी सरकार जब सत्ता में थी उसको घेरने का काम कर रही थी। कमलनाथ ने कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे और यदि सरकार नहीं जाती तो कोरोना नियंत्रण को लेकर हम दूसरे प्रदेशों से आगे होते। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कोरोना वायरस के चलते आईफा वार्ड को स्थगित करने का फैसला लिया था। साथ ही प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए टेस्ट लैब को चिन्हित किया गया था। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्य सचिव और कलेक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के कोरोना नियंत्रण के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार के समय लिए गए किसान कर्ज माफी के फैसले को जारी रखने और 1 जून से 6 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। कमलनाथ ने निमाड़ और मालवा में सब्जी पैदा करने वाले किसानों के संकट पर उनकी मदद की जरूरत बताई। कमलनाथ ने राज्य की बीजेपी सरकार से कर्मचारियों को 17% डीए देने के फैसले को तत्काल अमल में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार के बाद पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दिया था। नए पीसीसी चीफ का फैसला और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान पार्टी को करना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस के सामने 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। पूर्व विधायकों के पाला बदलने पर उन्होंने कहा कि वो नेताओं की महत्वाकांक्षा का अंदाजा नहीं लगा पाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से पैसे लेना बेहद शर्मनाक, भाजपा अमीरों के साथ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और कई ट्रेनें मजदूरों को भेजा गया है। इस दौरान भारतीय रेलवे ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों से किराया लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीब मजदूरों से पैसे वसूल रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है।
आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। विपत्ति के समय शोषण करना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। दरअसल देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से हजारों प्रवासी देश के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए थे। कई लोगों ने पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर घर जाने का प्रयास भी किया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रवासियों और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी थी। राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में वापस लाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पहली सेवा शुक्रवार को सुबह 4:50 पर 1200 यात्रियों के साथ हैदराबाद से झारखंड के लिए चलाई गई। इसके अलावा 5 अन्य सेवाएं नासिक से लखनऊ, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक चलाई गई। इस संबंध में रेलवे की ओर से एक आदेश भी कहा गया है कि किराए में शयनयान श्रेणी के टिकट की कीमत 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क और प्रति यात्री भोजन तथा पानी के लिए 20 रुपए शामिल होंगे। यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारें अपनी ओर से समन्वय और भुगतान करेगी। उत्तर प्रदेश के 800 से अधिक श्रमिकों को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से चली पहली विशेष ट्रेन रविवार को सुबह 6 बजे राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चलते ये श्रमिक 25 मार्च से नासिक में फंसे हुए थे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसी दूसरे राज्य से प्रवासियों को लेकर उत्तर प्रदेश आने वाली यह पहली ट्रेन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कल से रेड जोन में भी खुलेंगी दुकानें, कंटेनमेंट जोन में पाबंदी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि रेड जोन में भी दुकानें खुली रहेंगी, कंटेनमेंट जोन में ही बस पाबंदी लागू रहेगी। यह आदेश सोमवार से लागू होगा। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन महाराष्ट्र में व्यापक स्तर पर बनाए गए हैं। ऐसे में केवल रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही दुकानें को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। MMR और PMR क्षेत्रों में दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल गैर जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी। जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जो किसी भी मॉल और रेस्टोरेंट का हिस्सा नहीं होगी। सैलून और दुकानों पर पाबंदी लागू रहेगी। दुकानों के खोले जाने का समय स्थानीय प्रशासन ही निर्धारित करेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए ही प्रशासन फैसला करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उमर बोले, विदेश से फ्री वापसी, मजदूरों से किराया, कहां गया PM केयर्स। जी हां दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए देश में तीसरी बार लॉकडाउन लागू किया गया है। इस लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। इन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इनको भेजने के एवज में राज्यों से किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उमर ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आप कोरोना संकट में विदेश में फंसे हुए हैं तो सरकार आपको मुफ्त वापस लेकर आएगी, लेकिन किसी राज्य में कोई प्रवासी मजदूर फंसा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग कास्ट के साथ पूरा खर्च उठाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का केंद्र पर हमला, कहा मजदूरों का किराया लेना शर्मनाक। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्यों से रेल किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। इससे पहले छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने आज तक के ई-एजेंडा कार्यक्रम में मजदूरों का रेल किराया राज्यों से वसूलने के मसले को हास्यास्पद बताया था। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से पैसा नहीं लेना चाहिए। ये हास्यास्पद है।
केंद्र को इसमें सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बेहतर रोजी के लिए लोग बाहर जाते हैं। इस संकट की घड़ी में उनके आने के लिए हमने केंद्र से ट्रेन के लिए बात की थी। कोटा में फंसे राज्य के छात्र बस से आए, उन्हें 2 दिन का वक्त लगा और कठिनाई हुई, इसीलिए हमने ट्रेन चलाने की अपील की थी। ट्रेन भारत सरकार की है और मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार से केंद्र पैसा ले, ये गलत है। इससे पहले अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा था। पूर्व सीएम ने कहा था कि भाजपा सरकार को किसानों के हितों की परवाह नहीं है। जिलों के अधिकारी भी किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। गेहूं और आम की फसल की हुई बर्बादी का सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है। हाल ही में अखिलेश ने कोरोना से निपटने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों को निशुल्क घर वापस लाने का बीजेपी ने तोड़ा भरोसा, श्रमिकों से लिए जा रहे टिकट के पैसे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भाजपा सरकार पर मजदूरों को छलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि निशुल्क घर वापसी के केंद्र सरकार के भरोसे के विपरीत बेहाल श्रमिकों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। लल्लू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ भरोसा दिया था कि मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निशुल्क घर वापस पहुंचाएगी, टिकट का पैसा राज्य सरकार अदा करेगी, लेकिन अब मजदूरों से पूरा पैसा वसूला जा रहा है। यही नहीं, टिकट से भी ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि आम लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे में पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में लोगों से पीएम केयर्स कोष में 100 रुपए का योगदान देने से जुड़े जिलाधिकारी के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि देश के कई पूंजीपतियों के 68,000 रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डालने का हिसाब होना चाहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, एक सुझाव, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर्स कोष के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट भी हो। उन्होंने कहा, देश से आगे भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने धनखड़ पर लगाया सत्ता हड़पने की कोशिश करने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि वह कोरोना वायरस संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके और राज्य मंत्रियों एवं अधिकारियों के खिलाफ राज्यपाल के बयानों को अपमानजनक करार दिया जा सकता है। इसके जवाब में राज्यपाल ने कहा कि यह झगड़ने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पत्र तथ्यों और कानून दोनों आधार पर मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री को पिछले हफ्ते राज्यपाल ने 2 पत्र भेजे थे, जिसके बाद ममता ने यह तीखी टिप्पणी की है। दरअसल कोविड-19 के प्रसार के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया के मद्देनजर राजभवन और नबन्ना राज्य सचिवालय के बीच तकरार चल रही है। ममता ने धनखड़ को 13 पृष्ठों के अपने जवाब में कहा, एक राज्यपाल से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द और इस तरह की विषय वस्तु, अभिप्राय और लहजे वाले पत्र भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक इतिहास में पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे मंत्रियों तथा मेरे अधिकारियों के खिलाफ आपके राज्यपाल के शब्द अपमानजनक, असंयमित, भयादोहन करने वाले और निंदनीय बताए जा सकते हैं। ममता ने राज्यपाल पर उपदेश देने और संवैधानिक नियमों का खुद पालन किए बगैर उसका प्रवचन देने तथा उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उनकी मुख्यमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं हो सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उनके संज्ञान में लाने के अलावा उनके पास और कोई शक्ति नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भुखमरी के कगार पर पहुंचे गरीब मजदूरों को बांटने के लिए भेजा गया 95 कुंटल राशन गायब। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से देश के करोड़ों गरीब मजदूरों वर्ग का काम धंधा बंद हो गया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, कई लोग तो अब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस हालत में उनके लिए राहत की बजाय एक और बुरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके हिस्से का 95 कुंटल गेहूं चावल गायब हो गया है। हालांकि मामला मीडिया में सामने आने पर आरोपी कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में शनिवार को हसनगंज क्षेत्र के एक कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिवपुरम त्रिवेणी नगर तृतीय स्थिर कोटेदार दुर्गा प्रसाद पर करीब 95 कुंटल गेहूं चावल की कालाबाजारी का आरोप लगा है। शनिवार को डीएसओ ने छापा मारकर यह गोलमाल पकड़ा। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान इस दुकान पर 92 बोरे गेहूं और 61 बोरे चावल कम पाया गया है, यानी करीब 43 कुंटल गेहूं व 30.5 कुंटल चावल गोदाम में नहीं मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 18.80 कुंटल चावल भी नहीं था। वह बताते हैं कि गोदाम में राशन का ना होने का मतलब राशन की कालाबाजारी की गई है। कोटेदार समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।